हेलो मैम, जीएस रिवीजन बूस्टर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पर 3 कारण दूंगा कि इस सीरीज को लगातार क्यों फॉलो करें। सबसे पहला, सामान्य अध्ययन एक बहुत बड़ी विषय वस्तु है और उसमें यहाँ पर यह पता करना कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज्यादा होती है, उसका आप यहाँ पर आसानी से रिवीजन कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे और एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो पाएंगे। दूसरा, हमेशा आप करंट अफेयर्स को देखा जाए, सामान्य अध्ययन के विषय वस्तु को, पेपर को अगर हम देखें, चाहे वो प्री का हो, मेंस का हो, उसमें कई सारे टॉपिक ऐसे पूछे जाते हैं जो करंट नहीं होते हैं लेकिन करंट से जुड़े हुए जरूर होते हैं। तो हम भी यहाँ पे जीएस बूस्टर सीरीज में जीएस के ऐसे ही टॉपिक को उठाने वाले हैं जिसके करंट में यहाँ पे चर्चा का विषय होगा। इसके कारण आप उस जीएस के पहलुओं की इंपॉर्टेंस को और बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना एग्जाम में ज्यादा रहती है। करंट का क्वेश्चन होगा नहीं होगा डजंट मैटर, लेकिन जीएस का वो क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तीसरा, यहां पर देखिए, आपको अपनी एग्जाम को 2024 में क्वालिफाई होने की आपको अगर संभावनाएं बढ़ानी है तो ना सिर्फ आप यहां पर जीएस बूस्टर सीरीज के माध्यम से विषय वस्तु को बेहतर समझ पकड़ पाएंगे बल्कि यहां पर एक इंटीग्रेटेड स्टडी भी कर पाएंगे कि किस तरीके से कौन से टॉपिक पर नजर बनाकर उसके किन किन आयामों को कवर करना चाहिए। जब हम कोई टॉपिक उठाएं तो वहां पर उसको A to Z यहां पर किस तरीके से कवर किया जाता है, उसको किस तरीके से उसके नोट्स बनाए जाते हैं, यह भी आप इस सीरीज में सीखेंगे। इसलिए इस सीरीज को, इसके हर एक टॉपिक को पूरा देखें, पढ़ें और साथ ही साथ यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें क्योंकि इसका फायदा आपको ही नहीं बल्कि बाकी बच्चों को भी हो सकता है जो कि यहाँ पर लगातार एग्जाम के प्रिपरेशन में फंसे रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि पढ़ना क्या है और क्यों यहाँ पे ये जरूरी है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ पढ़ने से। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है ऐसा ही एक इंटीग्रेटेड टॉपिक है। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि भारत में मानसून एंटर कर चुका है। जगह जगह पर देखा जाए तो कई जगह बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और इसके कारण आपको बाढ़ जैसी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। किसानों के लिए जहां पर ये मानसून यहां पर एक अच्छी कहते हैं स्थिति लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ यहां पर अगर अतिवृष्टि की स्थिति हो जाती है तो यह बाढ़ जैसी समस्याएं भी लेकर आता है। इसलिए हमें यहां पे समझना जरूरी है कि हम सामान्य अध्ययन के देखा जाए मेंस के पेपर के लिहाज से आपको ज्योग्राफी का ये टॉपिक है जो कि प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मानसूनी जलवायु। हम समझेंगे मानसूनी जलवायु क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसी होती है और इसके संदर्भ में यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कारण प्रभाव क्या है, भारत में इसकी स्थिति क्या है और इसके यहाँ पर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था और जनसंख्या पर किस तरीके के प्रभाव इसके पड़ते हैं। तो टॉपिक को पूरा जरूर देखिएगा और रिविजन के लिए ये बेस्ट सीरीज है तो इसको फॉलो जरूर करिए और शेयर करिए। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा और उसके बाद हम ये मानसूनी जलवायु के बारे में थोड़ा सा एंटर करेंगे, पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं भारत में इस समय मानसून की एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ये भारत के मानसून की स्थिति है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवांस साउथ वेस्ट मानसून 2023 का यहाँ पर ये डेटा दिखाया गया है और इस डेटा को अगर हम देखें तो जो मानसून भारत में एंटर करने से लेकर पूरे भारत को कवर करने तक की जो स्थितियां इसमें दिखाई गई हैं वो आपको डेटा दिखाई देता है। जहां आप अंडमान निकोबार की स्थिति से अगर हम देखें, श्रीलंका को देखें और यहाँ पे लक्षद्वीप जैसी स्थितियों को देखें तो भारत में जो मानसून यहाँ पे देखा जाए तो 1 जून को एंटर हो जाता है और ये पूरे भारत को कवर करते करते देखा जाए तो ये 25 जून तक पूरे भारत को कवर भी कर लेता है, अर्थात 1 महीने में भारत में मानसून पूरी तरीके से आ जाता है। तो यहां पर देखिए, भारत में जो मानसून की स्थिति है, भारत के अलग अलग हिस्सों में इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर आइए समझते हैं मानसून के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव को। सबसे पहले देखिए, जो मानसूनी जलवायु यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं और उष्ण आर्द्र जलवायु के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। मानसूनी जलवायु क्या है? ये उष्ण आर्द्र जलवायु का ही क्या है, एक प्रकार है। सबसे पहली चीज हम किसके अंतर्गत इसको पढ़ेंगे, उष्ण आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आती है मानसूनी जलवायु। देखा जाए तो मूलतः उष्ण आर्द्र जलवायु का मतलब हुआ ऐसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश जहां पर उसकी जलवायु कैसी है, आपकी उष्ण है, गर्म है, आर्द्र और थोड़ी सी यहाँ पे आर्द्रता उसमें रहती है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपको कहां पड़ते हैं तो ये आप देख सकते हैं कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के मध्य तक की जो स्थिति आपको देखने को मिलती है वो कैसी है, आपकी उष्ण आर्द्र जलवायु है। उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर आपको कैसी मानसून पाई जाएगी, आपकी उष्ण आर्द्र जलवायु की स्थिति है। देखा जाए कर्क और मकर रेखा के मध्य विभिन्न अक्षांशों पर, जो कर्क से लेकर मकर रेखा तक यहां पर फैली हुई है के मध्य स्थित है, यहां पर देखा जाए तो जो सूर्य की किरणें हैं वर्ष भर आपको कैसी रहती हैं, लंबवत पड़ती हैं। और लंबवत जो पड़ती हैं इनको हम शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो ITCZ भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे इंटर ट्रॉपिकल
कन्वेंशन जोन अर्थात अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण अगर हम देखें तो इस प्रकार की जलवायु को उष्ण एवं आर्द्रीय बना देती है। तो यहाँ पे ये गर्म क्यों होती है? क्योंकि देखा जाए तो सूर्य की किरणें यहाँ पे लगातार आपको ज्यादातर हिस्से इस टाइम पे लंबवत पड़ती हैं, इसलिए जलवायु जो होती है वो ज्यादा गर्म हो जाती है, मानसून की स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ पर समुद्र तट से वहां पर आपको देखा जाए तो वेपोराइजेशन बड़े स्तर पे होता है, उसके कारण आर्द्रता बढ़ती है और इस कारण से देखा जाए तो आपको ह्यूमिडिटी बढ़ती है और जलवायु का एक स्थिति बनती है और भारत में इसके एंट्रेंस बनती है। अब यहाँ पे मैं आपको मानसूनी जलवायु के बारे में बताऊंगा। देखिए ध्यान से सुनते चलिए। देखिए एक रिवीजन का पर्पस है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि देखिए मानसूनी जलवायु के बारे में आपको क्या पता है, इसकी उत्पत्ति क्या है, अर्थ क्या है, इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा यहाँ पर हम इसके बेसिक जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जो मानसून शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसकी उत्पत्ति हुई आपको एक अरबी शब्द से, जिसका, और ये अरबी शब्द है मौसम। मौसम जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम, ठीक है। मौसम का शाब्दिक अर्थ क्या है? मौसम। तो अब यहाँ पे अगर हम पूछें, आपसे कहा जाए कि मानसून से मतलब क्या है, आप इसको क्या समझा सकते हैं? तो देखिए मानसून का अभिप्राय है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, ठीक है। एक समयबद्ध स्थिति अर्थात एक वर्ष में वायु की दिशा कैसी है और उसकी ऋतुएं कैसी यहां पर होती हैं, उसमें क्या परिवर्तन आता है, इसी को हम यहां पर कहते हैं मानसून या मौसम। और जब यही यहां पर देखा जाए आपको वृहद स्तर पर चलने वाली, इसमें देखे जाए कुछ स्थलीय एवं सागरीय पवन भी यहां पर आपको शामिल होती हैं, जैसे स्थलीय कह सकते हैं पवनें या सागरीय पवनें होती हैं जो मानसून का यहां पर एक हिस्सा ही होती हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो भूमध्य रेखीय जलवायु के विपरीत अगर हम देखें तो मानसूनी जलवायु में हवाओं में ऋतुवत परिवर्तन के साथ आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरीके के मौसम पाए जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज और यहां पे क्लियर रखिएगा, क्या कि मानसूनी जलवायु कैसी है, कभी यहां पर ऋतुओं में परिवर्तन के कारण ये आर्द्र हो सकती है और कभी यहां पर ऋतुओं में परिवर्तन के कारण ये शुष्क भी हो सकती है। तो दोनों तरीके की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, कभी ये बहुत ज्यादा आर्द्र होगी तो कभी ये बहुत ज्यादा शुष्क भी हो सकती है। जैसा कि गर्मी के दिनों में आप देखें, जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है तो बहुत शुष्क होती है, लू जैसी स्थितियां भी आपको चलती हैं। और यही अगर आप हम गर्मी के दिनों में देखें तो जब बरसात के टाइम पे आप देखें तो यहाँ पे इसमें आर्द्रता आपको बढ़ जाती है। मानसूनी जलवायु की अगर हम बात करें, इसके साथ साथ आपको तीन अलग अलग ऋतुएं यहां पर देखने को मिलती हैं, जिसमें हम ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु होती है। और भारत में देखा जाए तो तीनों तरीके की ऋतुएं आपको पाई जाती हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि उष्ण मानसूनी जलवायु का वितरण कैसा है, तो आप पूरे विश्व के स्तर पर अगर हम बात करें इसका और भारत की स्थिति क्या इसमें कैसी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर जब आप इसके बारे में पढ़ें तो थोड़ा सा ज्योग्राफी के मैप का भी यूज करें, क्योंकि भूगोल जब आप पढ़ते हैं, भूगोल का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, वहां पे बिना मैप का अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपकी आधी अधूरी तैयारी मानी जाएगी। तो इसलिए यहां पर हम थोड़ा सा मैप को भी देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो वितरण की एक स्थिति बताई जा रही है, कितने अक्षांशों देशांतर, बेसिकली हम अंतर जब भी हम पढ़ते हैं वितरण की स्थिति तो हमेशा कैसे मापते हैं? अक्षांशों के आधार। यहां पे देखिए जलवायु का जो विकास है 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य यहां पर आपको पाया जाता है। आर्द्रता जो है वो उष्ण मानसून गर्मियों में ज्यादा होती है, जबकि सर्दियों में मानसून आपको देखा जाए तो बहुत ज्यादा आपको शुष्क हो जाता है। और शुष्कता की स्थिति का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं, ठंडी के दिनों में देखिए आपकी स्किन जो होती है ड्राई हो जाती है, आपके चेहरे या आपके ओंठ जो होते हैं वो फटने लग जाते हैं, और इसके लिए आप क्या कहते हैं? मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ठंडी के दिनों में अगर आप देखें तो आपकी जो शुष्कता की स्थिति है आपको मानसून में वो आपको बढ़ जाती है। और वहीं ये गर्मी से धीरे धीरे जब बरसात की तरफ ये बढ़ती है तो यहाँ पर आपको आर्द्रता बढ़ने लगती है। इस तरीके से देखिए तो जलवायु का जो विकास है वो भारतीय उपमहाद्वीप, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिणी चीन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में यहां पर फैला हुआ। अब इसको मैप में भी देख लेते हैं। ये एरिया देखिए आप, यहां पर आप भारत देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखिए तो आपको बर्मा, दक्षिण पूर्व प्रायद्वीप, चाइना और आपको यहां पर उसके बाद यहां पे ऑस्ट्रेलिया और ये आपको दक्षिण पूर्व एशिया, पूरा यहां पर आप देख सकते हैं। इस एरिया में आपको ये स्थिति देखने को मिलती है जहां पर आपको उष्ण और आर्द्र यहां पे जलवायु यहां पर आपको देखने को मिलती है, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिणी चीन और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ। तो इस मैप को जरूर ध्यान रखना है, कभी भी आपको दर्शाना है तो ये आप मैपिंग यूज कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं यहां पर आप देखिए तो थोड़ा सा फिर आप इधर अगर अफ्रीका की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर ऐसी ही स्थिति पाई जाएगी, जो आपको अफ्रीका, गिनी तट, सियरा लियोन, लाइबेरिया और आइवरी कोस्ट के मानसूनी प्रवृत्तियां भी आपको इसमें पाई जाती हैं। तो ये पूरा एक वैश्विक यहां पर वितरण की स्थिति है। जरूर यहां पे ध्यान रखिए, जब भी मानसून पढ़े तो वितरण जरूर यहां पे देखें, वो भी मैप में इसका जरूर बनाइए। बात करते हैं कि मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका आधार यहां पे क्या है। देखिए यहां पे सिद्धांत क्या कहता है। सिद्धांत एक बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट, इसके लिए आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है आपका स्थल और जल, इन दोनों के कह सकते हैं दाब में यहां पे अंतर की स्थिति के कारण आपको मानसून की उत्पत्ति होती है। जैसे कि स्थलीय एवं जलीय सतह के गर्म और ठंडा होने की दर में जो अंतर आता है, उस अंतर के कारण ही आपको मानसूनी जलवायु यहां पर आपको विकसित होती है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान रखना है कि स्थल और जल के मध्य यहां पे ताप का जो अंतर यहां पर होता है, गर्म ठंडा होता है। जैसे कुछ एग्जांपल को और इसको डिस्क्राइब करके अगर आपको समझना हो तो आप मौसम को ले सकते हैं। जैसे गर्मी का मौसम आप उठा लीजिए, ठीक है। अब गर्मी के मौसम में अगर हम देखें तो गर्मी के दौरान आपको देखा जाए गर्मी क्यों बढ़ती है? गर्मी इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर सीधे लंबवत पड़ती हैं, और इस दौरान आपको गर्मी बहुत, क्योंकि सीधी लंबवत पड़ने के कारण आपको सूर्य की किरणें ज्यादा देर तक तीखी पड़ती हैं और इसलिए आपको ज्यादा गर्मी लगती है। और इस समय देखें तो पूरा जो मध्य एशिया होता है, इसके कारण कैसा क्षेत्र बन जाता है? एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र आपका बन जाता है। अब देखा जाए स्थल की अपेक्षा अगर हम जल को देखें तो स्थल ज्यादा जल्दी गर्म होता है और जल जो होता है वो देर से गर्म होता है। ये दोनों का अपना एक साइंस है, ठीक है। तो यहां पे स्थल की अपेक्षा क्या होता है? जल ज्यादा देर से गर्म होगा। अब ऐसी स्थिति जब भी आपको बनेगी तो स्थिति क्या होगी? क्या आपको इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जो जलीय भाप है का तापमान जो होता है वो कम होगा और इसके कारण उच्च वायुदाब यहां पर आपको बन जाएगा। तो एक यहां पर आपका पूरा कंपोजिशन धीरे धीरे डेवलप होने लगता है मानसून की उत्पत्ति का। अब इसके आगे क्या होता है? इसके आगे होगा कि इसी समय फिर आप दूसरी स्थिति को देखेंगे। इसी समय इसके विपरीत एक स्थिति बनती हुई दिखाई देती है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या होगा? एक ठंड का मौसम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आंतरिक भाग में अपेक्षाकृत और भी ज्यादा अधिक उच्च दाब का विकास होने लगता है। तो देखा जाए कि पूरा का पूरा जो स्थिति आपको इसमें बनेगी, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में स्थिति ऐसी बन जाती है और उसके कारण वर्षा हो जाती है, नहीं। ये आपको एक वैश्विक एक बड़े क्षेत्र में आपको मानसून या जलवायु में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आपको एक मानसून की उत्पत्ति का कारण बनता है। तो इसलिए आप इसमें दाब और ताप जो प्रमुख होता है किसी भी मानसून की उत्पत्ति का, उसे यहां पर आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं एक ज्योग्राफिकल मैप को, आप इसमें मैं आपको दिखा दूं कैसे ये पूरी एक स्थिति यहां पर आपको डेवलप हो रही है, क्योंकि जैसा मैंने कहा बिना मैप के स्टडी ज्योग्राफी मतलब आधी अधूरी तैयारी। तो यहां पे मैपिंग का यूज जरूर करना है हमें। अब इसमें देखिए जैसा हमने कहा कि यहां पर आपको ये एरिया ऑस्ट्रेलिया वाला है और यहां पर आपका भारत का एरिया है, ठीक है। तो जो मानसून एक जलवायु की एक स्थिति यहां पर आपको बन रही है, हमने कहा कि यहां पर देखिए आपको कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है और यहां पर आपको एक मकर रेखा है, ठीक है। अब यहां पर इनके बीच जो स्थिति है, टोटल एरिया जो आपको पड़ेगा, वहां पर हम देखें आपको कि पूरी की पूरी स्थिति आपको डेवलप होगी और यहां पर आपको एक प्रभावकारी स्थितियां आपको डेवलप होंगी। यहां पर आपको उच्च वायुदाब का एक क्षेत्र बनेगा, जो कि यहां पर एक निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर यहां पर धीरे धीरे हवाओं की गति बनती है और यहां पे जो मानसून जो होता है दक्षिणी से आपको उत्तरी गोलार्ध की ओर आना शुरू होता है। और इसके कारण यहां पर देखिए अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी में यहां पर आपको मानसून एंटर करता है और इसके थ्रू होते हुए यहां पर ये भारत में प्रवेश करता है, जो कि वर्षा का यहां पर एक प्रमुख कारण आपको बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है आप यहां पर देख सकते हैं। इसी तरह यहां पर आप देखिए, ठीक है, इस पूरे एरिया में कुछ धरातली पवनें चल रही होंगी, कुछ उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट पवनें चल रही होंगी और कुछ उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी होता है और ये भी सब वर्षा का कारण बनती हैं। जैसे इस वाले एरिया में हम देखें, यहाँ पर ऊपरी एरियाज को अगर आप देखें, अरब सागर और यहाँ पे चाइना से होते हुए जो वर्षा यहाँ पर आपको होती है, यहाँ पे देखिए उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम पवनें बहती हैं। उसके कारण भी कई बार भारत में यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम जिसको कहते हैं, उसके कारण भी आपको पहाड़ी क्षेत्रों में एक अच्छी खासी वर्षा कभी कभी देखने को मिलती है। इसी तरह यहाँ पे देखिए आपको उष्णकटिबंधीय यहाँ पर
पूर्वी जेट स्ट्रीम भी आपको यहाँ पे चलती हुई दिखाई देती है, जो कि यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया के एरियाज में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और धरातली पवने हैं जो कि यहाँ पर आप इन एरियाज में यहाँ पर भारत में एंटर हुए हुए आप दक्षिण एशिया में यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में आपको ये जून के महीने के दौरान यहाँ पे एक मौसम की स्थिति बनती है और उसके कारण आपको भारत में यहाँ पे वर्षा होती है। इस स्थिति को थोड़ा सा और आगे समझते हैं तो फिर आगे चल के देखिए होता क्या, जब उच्च वायुदाब का एक आपका क्षेत्र यहाँ पे बनता है तो उसके आगे का जो स्थिति है, जैसे कि इसमें कहा गया उच्च वायुदाब का क्षेत्र जो है जावा सुमात्रा द्वीप की तरफ से दक्षिण पूर्व मानसून के रूप में हवाएं यहां पर आपको प्रवाहित होती हैं। और जब हवाएं प्रवाहित होकर जाती कहां हैं तो इनका एक स्थिति होती है कि हवाएं आपको बहती क्यों है, इसका कारण क्या है। तो यहां पे कहते हैं कि जो विषुवत रेखा को पार करके ये कोरियोलिस बल के प्रभाव से क्या होती हैं, अपने दाईं ओर मुड़कर दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं और इसलिए यहां पर इस तरीके से पूरा मानसूनी जलवायु का विकास होता है। कोरियोलिस बल यहां पर देखा जाए ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है, कोरियोलिस बल के प्रभाव की स्थितियों को लेकर के। तो यहां पे भी ध्यान दीजिएगा, जो भारत में मानसून की एंट्रेंस होती है उसमें भी कोरियोलिस बल का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व के मानसून में जो हवाएं प्रवाहित होती हैं वो आपको कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण क्या होती हैं, अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं और उसके कारण दक्षिण पश्चिम आपको भारत की तरफ यहां पर देखा जाए मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती हैं। तो ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम कहते हैं कि मानसून की उत्पत्ति और भारत में इसके वर्षा का कारण यहां पे क्या है। अब इसके बाद देखिए मानसून जो आता है वो वर्षा लेकर आता है, ठीक है, वर्षा लेकर आता है तो वर्षा की स्थिति को भी थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि भारत में आप देखें तो लगातार बड़े मात्रा में यहाँ पर कई क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। दिल्ली जैसे क्षेत्र में यहाँ पे देखिए बाढ़ की स्थिति है, आसाम में देखिए बाढ़ की स्थिति है, राजस्थान को देखिए, हिमाचल को देखिए, तो स्थितियां काफी गंभीर हैं। तो ये वर्षा जो की मात्रा है इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए जब उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के प्रदेशों में भारी मात्रा में आपको देखा जाए तो ये वर्षा होती है और इसके साथ ही यहां पर देखा जाए शुष्क ऋतु में भी देखा जाए तो कई बार आपको जिसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं, तो उसके कारण आपको भारत के दक्षिणी हिस्सों में आपको वर्षा होती है। बात करें औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, ये भी कई बार क्वेश्चन का आधार बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितना है, सामान्यतः 200 से 250 सेंटीमीटर। अगर इससे ज्यादा हो गई तो यहाँ पर कह सकते हैं अतिवृष्टि हो गई, ज्यादा यहाँ पे वर्षा हो गई तो यहाँ पे स्थिति जो होती है ज्यादा वर्षा कम वर्षा, लेकिन सामान्य जो वर्षा होती है वो कितनी है, 200 से 250 सेंटीमीटर। वहीं कुछ क्षेत्रों में देखें तो ये 350 सेंटीमीटर तक होती है। और भारत का एक ऐसा हिस्सा जहां हम कहते हैं सबसे ज्यादा वर्षा होती है साल भर में, वो कौन सा है, चेरापूंजी एवं मौसिनराम। ये एरियाज हैं भारत के जहां पर देखा जाए तो विशेषतः ये पर्वतीय एरियाज होते हैं और इसके साथ साथ देखा जाए इन मानसून के प्रवेश और इन पर्वतीय स्थितियों के कारण एक विशेष स्थिति बनती है जिसके कारण यहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक यहाँ पर वर्षा होती है। तो भारत के सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों के संदर्भ में आपको मौसिनराम और चेरापूंजी को ध्यान रखना है। देखा जाए तो ये मेघालय की पहाड़ियों दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण भारी मात्रा में एक पर्वतीय वर्षा होती है। तो ये इस तरीके से हम कई बार वर्षा को भी हम अलग अलग स्थानों में थोड़ा सा डिफाइन अप करते हैं, उसे हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। जैसे यहाँ पर मेघालय में होने वाली वर्षा को एक पर्वतीय वर्षा भी नाम दे दिया गया, मानसूनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जब मानसून एंटर करता है और वो जो होता है यहाँ पर एक पवन जो होती है एक आपको ऊंचाई से जा रही होती है, अगर उसके मार्ग में यहाँ पर आपको जो बादल यहाँ पर आपको बनते हैं, ठीक है, अब ये बादल आपको अगर यहाँ पे कोई अवरोध ना हो तो सीधे निकल जाए, लेकिन इस बादलों के अवरोध के कारण यहाँ पर टकराने के कारण ये यहीं पर क्या होते हैं, वर्षा करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखा जाए तो यहाँ पर मेघालय की जो पहाड़ियां हैं उनसे जो मानसून की जो पवनें होती हैं वो आके टकराती हैं और टकराने के कारण क्या होती हैं, वहां पर लगातार भारी मात्रा में वर्षा करती हैं और इस कारण से इसे हम पहाड़ी वर्षा भी कहते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस समझने वाली बात है, हर एक चीज को समझ के चलते चलो, छोटी छोटी चीजें हैं तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के संदर्भ में कुछ और विशेष पहलुओं पर भी नजर रखनी। देखो जब भी पढ़ो तो एक टॉपिक को पूरा कवर करके पढ़ो, हर एक पहलू उसका देख लो कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं, फैक्ट भी समझो, कॉन्सेप्ट भी समझो, उसके डिटेलिंग पर भी काम करो। और आगे क्या कहता है कि उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु क्षेत्र हैं वहां पर देखें तो वर्षा की मात्रा विवरण में देखा जाए तो तटों की दिशा एवं भू-स्थलाकृतियों के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। जैसे अभी हमने देखा कि अगर
समतल क्षेत्र हैं, ठीक है, तो हो सकता है वहां पर वर्षा ना हो रही है। पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर आपको अगर अवरोध की स्थिति बन रही है वहां वर्षा हो रही है। कई बार पहाड़ होते हुए भी उन क्षेत्रों में मानसून के यहां पर कह सकते हैं रास्ते में नहीं आते हैं, तो वहां पे कोई वर्षा भी नहीं हो रही होगी। तो यहां पर देखिए स्थलाकृति कैसी है, मानसून के संदर्भ में वहां पर क्या वो उसका अवरोध का कारण बनती है, नहीं बनती है। ये सारी चीजें जो होती है ना, कि आप सीधा और सिंपल से हम कहें कि स्थलाकृति एक बड़ा फैक्टर होती है कि मानसूनी जलवायु कहां किस क्षेत्र में कैसा प्रभाव डाल सकती है। तो यहां पे देखिए जैसे कि पवन अभिमुख ढालें होती हैं, ठीक है, यहां पर आपको ज्यादातर भारी वर्षा होती है, और जो पवन विमुख आप पर जो स्थितियां होती हैं जिसको हम कहते हैं लीवॉर्ड स्लोप्स, वहां पर आपको वृष्टि छाया प्रभाव के कारण अल्प मात्रा में वर्षा होती है। इसको समझने के लिए यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं कि जिस तरफ से मान लीजिए यहां पर आपको मानसूनी पवनें आएंगी तो यहां पर टकराएंगी, इसके कारण यहां पर वर्षा होगी, जो बादल जहां पर आर्द्रता होगी वो यहां पर आपको कम हो जाएगी, और इसके कारण जब यहां पर पवनें इस साइड आपको देखा जाए तो यहां पर वर्षा नहीं होगी। तो जो वर्षा यहां पर होगी या तो बहुत कम होगी या तो बिल्कुल नहीं होगी। तो इस एरिया को हम कहेंगे कैसा है कि ये हो गया आपका वृष्टि छाया क्षेत्र, अर्थात यहां पर ऐसा स्लोप जहां पर वर्षा नहीं होती है या बहुत कम होती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यहां पर आपको भारी वर्षा की स्थिति होती है जिसको हम विंड वर्ड स्लोप्स भी यहां पर कहते हैं, पवन अभिमुखी ढाल कहते हैं। तो ये दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करें कि मानसूनी जलवायु प्रदेशों में वर्षा की परिवर्तनशीलता जो होती है वो उसका एक प्रमुख लक्षण है, और वर्षा के वार्षिक औसत में अगर हम देखें तो वार्षिक और स्थानिक दोनों प्रकार के आपको अंतर यहां पर देखने को मिलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया क्या है, किस तरीके से इसका प्रभाव, स्थिति, कारक, ये सारी चीजें हैं। तो इसके अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं मौसम, सीजन को समझते हैं। देखा जाए तो विभिन्न मौसमों को में यहां पर देखा जाए तो आपको अलग अलग स्थितियां देखने को मिलेंगी, और ये सारी स्थितियां आपको मानसूनी जलवायु की एक प्रमुख विशेषता के तौर पर देखने को मिलती हैं कि मानसून में लगातार आपको परिवर्तन। भारतीय मानसून के संदर्भ में कहें या मानसूनी जलवायु के बारे में बात करें तो यहां पर आपको 3 प्रकार के मौसम आपको पाए जाते हैं। यहां पे देखिए तो ठंडा एवं शुष्क मौसम भी आपको एक देखने को मिलता है, जिसे हम गर्मी, सर्दी और बरसात की ऋतु यहां पर कहते हैं। तो जो ठंडा एवं शुष्क मौसम की स्थिति बनती है वो कब से कब तक बनती है, अक्टूबर से फरवरी तक। अक्टूबर से फरवरी तक देखें तो यहाँ उत्तर पूर्वी मानसून कारण यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको वर्षा देखने को मिलती है। उत्तर भारत में कुछ मात्रा में आपको चक्रवाती वर्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी इसी समय काल में। ग्रीष्म ऋतु और शुष्क मौसम की अगर हम एक दूसरा मौसम है जिसे हम ग्रीष्म शुष्क मौसम कहते हैं, जो मार्च से आपको मध्य जून तक यहाँ पर आपको चलता है। इस दौरान अगर देखें मार्च से मध्य जून तक की स्थितियों में तो भारत में क्या होता है कि सूर्य यहाँ पर उत्तरायण होता है और उसके साथ साथ तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, और इसके कारण आपको तटीय क्षेत्रों में आपको हल्की बारिश देखने को मिलती है। इसके बाद मध्य जून से लेकर सितंबर तक का जो महीना होता है वो वर्षा ऋतु का होता है, जिस कारण से भारतीय प्रायद्वीप में एक दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है, और इसके कारण यहां पर भारत में पर्याप्त मात्रा में पूरे भारत में आपको वर्षा होती हुई दिखाई देती है। इस तरीके से बात करें तो मानसूनी जलवायु प्रदेशों में वर्षा का अधिकांश भाग इसी मौसम में प्राप्त होता है, और यही है आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु की एक प्रमुख विशेषता। ठीक है, तो भारत में मानसून की स्थिति क्या है, वितरण क्या है, कब कहां किस तरह की वर्षा होती है, कब से कब तक का महीना होता है, यह भी हमने इसमें देख लिया। अब यहां पे देखिए कुछ प्राकृतिक वनस्पतियों की भी चर्चा कर लें। अब मानसूनी वर्षा है तो देखिए यही बात हमने कही थी कि एक इंटीग्रेटेड स्टडी, हर एक पहलू को देखिए। जब एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मानसून को पढ़ के छोड़ दो। रिवीजन करने का मतलब हुआ उससे रिलेटेड जो भी पहलू हैं हम उन सब चीजों को यहाँ पर एक ही बार में स्टडी कर लें। अब वनस्पतियों के बारे में अगर हम देखें तो इस जलवायु में जो प्राकृतिक वनस्पतियां आपको देखने को मिलती हैं इसमें पर्याप्त आपको भिन्नता भी आपको देखने को मिलेगी, और प्राकृतिक वनस्पतियों में जो भिन्नता का कारण होती है वो क्या होती है, वर्षा की मात्रा। जहां ज्यादा वर्षा हो रही होगी, जहां कम वर्षा हो रही होगी, जहां मीडियम साइज की वर्षा हो रही है, हर एक क्षेत्र में देखें तो आपको जो पेड़ पौधे होंगे, वनस्पतियां होंगी, वो अलग अलग तरीके की पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें अधिक जहां पर वर्षा वाला क्षेत्र होगा, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो वनस्पतियां होंगी यहां पर देखें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे। ठीक है, जबकि अगर देखा जाए साधारण वर्षा वाले क्षेत्र में फिर आपको वनस्पतियां कैसी होंगी, पर्णपाती वन पाए जाएंगे, और अत्यधिक कम वर्षा वाले क्षेत्रों में देखा जाए तो कटीली झाड़ियां आपको पाई जाएंगी, रेगिस्तानी या मरुस्थलीय आपको वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ज्यादा वर्षा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन,
मीडियम साइज की वर्षा तो पर्णपाती वन, और कम वर्षा तो मरुस्थलीय वन आपको कटीली झाड़ियां इत्यादि देखने को मिलती हैं। शुष्क मौसम में प्रायः पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिसे हम पतझड़ के नाम से भी जानते हैं। और जो उसमें मोस्टली आप देखें तो पर्णपाती जो वन होते हैं वो यहाँ पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। लास्ट यहाँ पर देखा जाए तो मानसून का अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ यहाँ पर जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी पहलू जरूर आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मानसून को सिर्फ ज्योग्राफी के हिसाब से मत पढ़िए, बल्कि इकोनॉमिकल और यहाँ पर आपको संसाधन के तौर पर भी इसे देखते चलिए, एनवायरमेंटल स्तर पर भी इसको पढ़ते चलिए। अब यहाँ पे देखिए मानसूनी जलवायु प्रदेशों की बात करें तो जहाँ पर आपको अच्छी मानसून है, जलवायु अच्छी यहाँ पर होती है, तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो आपको अधिक है। प्रदेश में विकासशील और अल्प विकसित आपकी स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं, और जीवन निर्वाह जो होती है वो कृषि आपको देखा जाए तो इन क्षेत्रों में आपको ज़्यादातर जीवन निर्वाह के लिए कृषि का प्रयोग करते हुए लोगों की स्थिति देखने को मिलेगी। तो जनसंख्या ज़्यादा होगी, ज़्यादा जनसंख्या घन, एक ही लिमिटेड एरिया बहुत ज़्यादा लोगों को, अर्थात जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होगा। औद्योगिक विकास की स्थितियां देखा जाए तो विकासशील होंगी, अर्थात बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे नहीं होंगे, क्योंकि कृषि आधारित यहाँ पर आपकी इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था होती है। सिंचाई की बात करें तो यहाँ पे पर्याप्त सुविधाएं भी होंगी, व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, और इसके कारण यहाँ पे कृषि को इसका फायदा मिलता है, कृषि यहाँ पर अच्छी उपज होती है। बात करें भारत के पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में स्थानांतरित कृषि यहाँ पर प्रयोग करते हैं, अर्थात एक ही जगह पे कृषि नहीं करते हैं, बल्कि घूम घूम कर यहाँ पर कुछ समय तक कहीं, कुछ समय तक कहीं पेड़ों कटाई करके कृषि करते रहते हैं। प्रमुख फसलों की बात करें तो चावल, कपास, गन्ना, जूट, मसाले यहाँ की प्रमुख फसलें होती हैं। साथ ही भेड़ एवं बकरी पालन घरेलू और व्यवसायिक दोनों उद्देश्यों से इन क्षेत्रों में किया जाता है। पशुपालन व्यवसाय जो होता है शीतोष्ण प्रदेशों में जैसा कि लाभदायक, लेकिन यहाँ पर नहीं होता है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से आपके कुछ पहलुओं को हमने देखा। अंतिम कुछ पहलुओं के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं और उसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अंतिम कुछ पहलुओं के संदर्भ में एक चीज ध्यान रखिएगा, जलवायु प्रदेशों की आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं, ये मानसून देखा जाए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनसंख्या का जो अधिकांश भाग होगा कृषि में संलग्न रहता है, और कृषि जो है वो कैसी है, मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो कृषि नष्ट हो सकती है, कम उपज हो सकती है, किसानों को बहुत नुकसान हो सकता है, आर्थिक स्थितियां जो होती हैं वो समस्याप्रद हो सकती हैं। प्रमुख व्यवसाय की बात करें तो इन क्षेत्रों में कृषि है। चावल को देखा जाए तो इन क्षेत्रों का मुख्य खाद्य उत्पाद होता है। इसके अतिरिक्त देखें तो मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं और दालें देखा जाए तो मानसूनी फसलें हम इन्हें कहते हैं। जो मानसून यहाँ कह सकते हैं कि हम यहाँ पे जो 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी, जायद, तो खरीफ की फसलें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं जो मानसूनी सीजन में ली जाती हैं। इसके अलावा देखा जाए गन्ना और कपास जो होती हैं मुख्य रूप से आपकी वाणिज्यिक फसलें। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि वाणिज्य निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक फसलें हैं, तो ध्यान रखिएगा कपास और गन्ना, और किस सीजन ली जाती हैं ये भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब यहाँ पर आपका इसका आंसर मिल रहा है। इसके अलावा बात करें हम पहाड़ी भूमि, उच्च भूमि स्थानों की, तो यहाँ पर चाय और कॉफी देखा जाए तो आपको रोपण फसलें होती हैं। कौन सी फसलें हैं? रोपण फसलों के संदर्भ में चाय और कॉफी का ध्यान रखिए। कहाँ उगाई जाती हैं? तो पहाड़ी क्षेत्रों में। यहाँ पर देखा जाए वन उपज भी आपको काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनका उपयोग हम घरेलू व्यवसायिक दोनों स्तरों पर कर सकते हैं। कुछ प्रमुख आपको देखा जाए तो लकड़ी उत्पाद भी आपको मिलते हैं या वन मिलते हैं, या प्रमुख आपके वृक्ष या वनस्पतियां कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो इन क्षेत्रों में देखिए टीक, नीम, बरगद, आम, साल, यूकेलिप्टस जो होते हैं प्रमुख वृक्षों की लकड़ी का उपयोग आपको व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। और अंतिम बिंदु ध्यान रखिएगा, स्थानांतरित जो कृषि है इन प्रदेशों की में कृषि की एक प्रमुख विशेषता के तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक था मानसूनी आपको जलवायु भारत के संदर्भ में अलग अलग उसके पहलू, आर्थिक, पर्यावरणीय और जनसंख्या के कारक, इसकी उत्पत्ति, प्रभाव, सभी संरचनागत स्थितियों को हमने यहाँ पर देखा। आई होप आपको इस टॉपिक के सभी पहलुओं को पढ़ के यहाँ पर एक सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, और जैसा मैंने कहा जीएस बूस्टर सीरीज को रेगुलर फॉलो करना है, अपनी प्लेलिस्ट में यहाँ पर इसको लगा के रखना है, नोटिफिकेशन के लिए ऑन करके रखना है, ताकि कोई भी यहाँ पे टॉपिक आपका मिस ना हो। और साथ ही साथ एक बार पढ़ने के बाद वापस इसका रिवीजन जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।